हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का अब तक 2009 से 2024 तक, यानी क्वेश्चन बैंक 2009 से 2024 तक जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उनका एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, है ना। आज उस सीरीज का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले उसका फर्स्ट क्लास जो है ले चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक का कितना बड़ा रोल होता है खास करके बोर्ड एग्जाम में, और आपको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम में लगभग जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ जो है प्रीवियस ईयर के ही पेपर से जो है सारे के सारे प्रश्न जो बच्चों उठा के दे देते हैं। यहां तक कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव में तो 100 का 100 ही कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप जो है इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, अपने तैयारी को लेकर के चिंतित हैं, आप चाहते हैं कि कम टाइम पे हम जो है 400 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए, तो बच्चों आप जो है इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और आपका एक भी जो है बच्चों प्रश्न जो है बिल्कुल नहीं छूटेंगे। हैं कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। और जितने सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं ये एकदम बिल्कुल सरल भाषा में लेकर के आए है ना। तो आप लोग बिल्कुल इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे। ओके क्लियर। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कुछ बच्चे बोल रहे थे सर नोट्स आपका यानी लेना है, तो जो बच्चे नोट्स लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे यानी कॉल करेंगे 9162055090। ठीक है, जो भी नोट्स लेना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। इसमें क्या कहता है बच्चों कि अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं। ये सवाल है आपका, यानी पूछे गए आपका, है ना। देखिए अगर हम अशोक के धम्म की अगर बात करें बच्चों तो अशोक का धम्म का सिद्धांत मतलब उन सिद्धांत का सेट था जिसे अशोक अपने प्रजा की भलाई के लिए यानी अपनाया था, यानी अपने प्रजा के भलाई के लिए, उसका कल्याण के लिए बच्चों ये जो है धम्म की मार्ग जो अपनाया था, है ना। जो यहाँ दिया हुआ अशोक का धम्म उन सिद्धांतों का सेट था बच्चों जिसे अशोक ने जो है अपने प्रजा की भलाई के लिए अपनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों की जो है नैतिकता, यानी मतलब क्या अच्छाई की ओर जो है प्रेरित करना, यानी अच्छाई के और रास्ते पर जो है चलना, है ना। अशोक का धर्म किसी एक धर्म के बजाय सभी धर्मों की अच्छाई से मिलकर बनाया गया था। यानी जो अशोक का धर्म था बच्चों, यानी जितने सारे धर्म की अच्छाई चीजें हैं बच्चों उन सभी का अच्छाई बातों को बच्चों कलेक्ट करके एक नया धर्म का जो है निर्माण किया था। किसके द्वारा बच्चों? अशोक के द्वारा। ठीक है, जितनी सारी अच्छाई चीजें थी सभी धर्मों का उन सभी को जो है बच्चों कलेक्ट करके ये धर्म की शुरुआत किया था। ठीक है, किसी एक धर्म से बजाय सभी धर्मों की अच्छाई से मिलाकर बनाया गया था ये, है ना। अशोक के धर्म की बात कर रहा हूं जिसमें क्या हो बच्चों, है ना, प्रजा की भलाई हो। इसलिए जो बच्चों यानी अशोक ने बच्चों क्या अपनाया था, ये अशोक का धम्म बच्चों, है ना, ये जो मार्ग अपनाया था। ठीक है, उसके बाद अशोक के अभिलेख के अनुसार धम्म का मतलब था कि धम्म का मतलब क्या था कि अशोक के अभिलेख के अनुसार अगर धम्म का हम लोग मतलब समझे तो धम्म का मतलब जो है कई तरह से 4 या 5 तरह से बांटा गया। इसमें देखिएगा कम पाप करना, यानी पहला इसका पॉइंट है बच्चों क्या, यानी कम पाप करना। ठीक है, ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा। कम पाप करना यानी बुरे काम से बचना, पहले इसका पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था बच्चों? अधिक कल्याण, यानी दूसरों की भलाई करना बच्चों, है ना। क्या उद्देश्य था बच्चों? दूसरों की भलाई करना, कम पाप करना यानी बुराई से जो है बचना, है ना। ये किसका बच्चों था, यानी ये पहला पॉइंट था। ये जो अशोक के धम्म का पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दया, यानी सभी जीवों के प्रति क्या, यानी दया दिखाना, यानी क्या, जीवों का हत्या नहीं करना। ठीक है, कोई भी जीवों का हत्या नहीं करना, है ना। उसके बाद क्या, दान, यानी जरूरतमंदों को मदद करना, जो कमजोर है उसको क्या करना, यानी बच्चों मदद करना बच्चों, ये अशोक के धम्म में। और ये अशोक का धम्म का मतलब है बच्चों, ये सभी चीजें आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, जो बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जो है बच्चों नोट कर लेंगे और इसका आंसर को भी बहुत ही सरल भाषा में जो आपको मैंने समझाया इसके बारे में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। अगर समझ में आया है तो आप लोग एक बार जो है बताइए कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस प्रकार अशोक के धम्म के लोगों को जो है नैतिक जीवन जीने की जो है प्रेरणा देता है और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की जो है कोशिश करता है। तो बच्चों अगर जो ये रास्ता अपनाएगा बच्चों तो उसका कल्याण होगा, यानी अशोक बता देते हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? सातवाहन कौन था, है ना, कौन थे बच्चों? सातवाहन के बारे में आप लोगों को बात करते हैं हम लोग। सातवाहन जो थे बच्चों ये कौन थे? अगर इसकी बात की जाए, सातवाहन की अगर बात की जाए बच्चों, भारत के दक्कन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजवंश था
इस वंश का भी अच्छा स्थापना ईसा पूर्व से पहले हुई थी। यानी क्या था, एक जो बच्चों मैं बता रहा हूं कि सातवाहन भारत के दक्कन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्या था, एक राजवंश था। इस वंश की स्थापना बच्चों ईसा पूर्व पहली यानी शताब्दी में जो है सिमुक नामक शासक ने की थी। किसने किया था, याद रखिएगा, कौन शासक थे, सिमुक नामक शासक ने बच्चों इसका स्थापना किया था, है ना। इस वंश की जो है सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र यानी सतकर्णी थी। यानी सातवाहन काल का सबसे ज्यादा बच्चों ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो बच्चों शासक थे गौतमी पुत्र यानी सतकर्णी थे। सातवाहन वंश के शासक जो ब्राह्मण थे, ये क्या थे बच्चों, ब्राह्मण थे। और ये वंश जो बच्चों मात्र सत्तात्मक था। यानी मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी महिलाओं को जो है महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी बच्चों, है ना। महिलाओं को बच्चों रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाती थी। महिलाओं की जो है बच्चों, महिलाओं को जो है प्राथमिकता दी जाती थी। यानी इसका जो है इज्जत करते थे यहाँ जो है हाँ, इस मतलब वंश में। इस वंश के दौरान पहली बार जो है ब्राह्मण को जो है भूमि दान देने की जो है परंपरा शुरू की गई थी। तो यहाँ से जो है सातवाहन वंश से ही जो है पहली बार बच्चों क्या था, यानी किस चीज की परंपरा शुरू हुई थी बच्चों, यानी जो है यानी भूमि दान देने की जो है परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो है बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा। सातवाहन वंश के बारे में मैंने आप लोग को बताया, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो काफी जो है स्टार लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एकदम चीजों को आप जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, अशोक के अभिलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एकदम वीवीआई प्रश्न बच्चों, है ना, एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको वीवीआई कैटेगरी में ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है बच्चों कि अशोक के अभिलेख पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर हम अशोक की बात की जाए, अभिलेख की अगर बात करें बच्चों, तो इसका जो है मोटा मोटी कई जो है क्या थे अभिलेख है इसका, है ना, जो लगभग 40 से अधिक जो बच्चों इसका अभिलेख मिले थे, जो भारतीय इतिहास में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बच्चों अभिलेख का। इन अभिलेखों से हमें कई महत्वपूर्ण जो है बातें की पता चलती है बच्चों, है ना। अशोक के अभिलेख से हम लोग को कई तरह की जो है जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि साम्राज्य की सीमा, यानी अशोक का जो साम्राज्य था, मौर्य वंश के तीसरा शासक थे बच्चों, कौन, अशोक। इसका बच्चों क्या इसका साम्राज्य का बच्चों कहां तक सीमा था, कितना क्षेत्र तक ये फैली हुई थी, ये सभी जो बच्चों हम लोग किससे पता चलता है बच्चों, तो ये अशोक के अभिलेख से हमें जो है जानकारी मिलती है बच्चों। तो ठीक है, ये चीजें आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। जो मैंने बताया अधिकतर अभिलेख सीमांत क्षेत्र में पाए गए थे, जिससे हमें अशोक के साम्राज्य की सीमाएं समझने में मदद मिलती है। तो ये तो चीजें मैंने आपको बता दिया। अब धार्मिक जानकारी देखिए, अशोक के जो है अभिलेख से जो है हमें जो है धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। यानी अशोक जो बच्चों ये जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसके जो है किससे पता चलता है हमें, इसके जो है बच्चों क्या नहीं अभिलेख से ही पता चलता है। तो ये जो है बच्चों ये जो हम लोग इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है बच्चों अभिलेख। उसका चरित्र है बच्चों, यानी चरित्र मतलब बोला जाए तो चित्र बच्चों। देखिए चरित्रात्मक विशेषता जो दया और बच्चों नैतिकता की जानकारी मिलती है, सॉरी मतलब चरित्र है, चित्र नहीं है। चरित्र यानी जो है अशोक की जो है उच्च चरित्र, यानी इसका जो बच्चों व्यवहार जो था बच्चों बहुत ही बच्चों उत्तम तरीका था। उसकी विशेषता है बच्चों, है ना, व्यवहार बहुत जबरदस्त था उसका। वो दया और क्या करते हैं बच्चों, नैतिकता की जानकारी मिलती है बच्चों। ठीक है, तो ये चरित्र के बारे में आपको समझ में आ गया। विदेशी संबंध बच्चों, अगर विदेशी संबंध की अगर बात की जाए बच्चों, तो इन अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक जो है बच्चों, है ना, मिस्र और बच्चों की सीरिया, वर्मा, श्रीलंका के साथ जो बच्चों अच्छा संबंध था, यानी व्यापार वगैरह भी होता होगा। ठीक है, तो ये इससे सभी जानकारी मिलता है बच्चों की, जो है जैसे सीरिया, बर्मा और मिस्र के साथ बच्चों क्या अच्छा संबंध था अशोक का। ठीक है, धर्म प्रचार की अगर बात की जाए बच्चों, अभिलेख से यह भी पता चलता है अशोक ने बौद्ध धर्म को जो बच्चों फैलाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाया था। उससे हम लोग को यह भी जानकारी मिलती है कि बच्चों वो अदर कंट्री भी जो है बच्चों धर्म प्रचार के लिए जो बच्चों भेजा था लोगों को। ठीक है, उसकी बात कर रहे थे बच्चों कला का ज्ञान बच्चों, अभिलेख से जो है मौर्यकालीन कला के बारे में भी जो है हमें जानकारी मिलती है। तो ये कला से बच्चों किसका यानी मौर्य काल के जो है क्या यानी कला का भी ज्ञान भी जो हम लोगों को जो है यहाँ से मिल पाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। क्लियर, अब चलते बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, है ना, एकदम नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्या बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महाजन पद से आप क्या समझते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। महाजन पद के बारे में आप लोग को पता होगा। देखिए महाजन पद से पहले क्या हुआ करता था बच्चों, जनपद हुआ करता था। जैसे कि अभी आपको पता राज्य में खंडित है, तो उस टाइम छोटा छोटा बच्चों क्या यानी क्षेत्र में जो खंडित था, अलग था, है ना, तो उसको क्या कहा जाते थे, जनपद कहे जाते थे। जब धीरे धीरे इसका क्षेत्र बड़ा होने लगा, फैलने लगा, तो बच्चों इसका नाम क्या आ गया, महाजन पद पड़ गया। अगर बात की जाए बच्चों, तो देखिए महाजन पद क्षेत्रीय राज्य जो वैदिक काल के जो है बात 6वीं सदी ईस्वी ईसा पूर्व में विकसित हुई थी बच्चों, है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बच्चों 600 ईस्वी पूर्व में जो बच्चों इसका विकसित हुई थी। ये बड़े और शक्तिशाली राज्य थे बच्चों, है ना, जो पहले छोटे छोटे राज्यों के जो बच्चों रूप में अस्तित्व में आए थे,
उसके बाद बच्चों ये जो है जैसे फैलने लगा इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, महाजन पद। ये चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा जो कि मैंने आपको यहाँ से बताया एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो देखिए ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसमें से बताया कि अगर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार बच्चों कितने खंडों में विभक्त है, 16 जो है प्रमुख महाजन पद जो थे बच्चों, उसमें से पहला बच्चों कौन थे, काशी थे, कौशल थे, अंग थे, मगध थे। मगध की अगर बात की जाए बच्चों, ये 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो है क्या थे बच्चों, एक राज्य थे बच्चों, है ना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। वजीज हो गया, है ना, वजीज और मल्ला बच्चों, ये एक ऐसे जो है मतलब जो महाजन पद से जो लोकतंत्र थे, यानी जनता का जो है बच्चों, जनता के द्वारा ही जो है मतलब शासक को चुने जाते थे, ठीक है। तो ये मल्ला और वजीज जो है क्या थे, लोकतांत्रिक थे, और ये सभी जितने सारे थे बच्चों वो गणराज्य थे, यानी गणराज्य समझ रहे हैं ना। और वत्स्य जो है वत्स्य, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रू, पंचाल यानी मत्स्य, सूरसेन, क्या हो जाए, अश्मेक, ये जो बच्चों यानी, उसके बाद क्या अवंती, गंधार और कंबोज, ये जो बच्चों 16 महाजन पद थे। इन सभी को जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखें बच्चों इसका, इन महाजन पदों से वजीज और मल्ला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था गणराज्य थे, यानी लोकतंत्र की बच्चों प्रणाली थी बच्चों। बाकी सभी जो है महाजन पद राजतंत्र, जितने सारे महाजन पद थे राजतंत्र थे, यानी राजा का उसमें शासक हुआ करता था, ठीक है, यानी राजा के शासन वाले थे बच्चों। इनमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो इन सब चीजों को जो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, गुप्त काल में सती प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा, है ना। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, गुप्त काल की प्रथा की बात करें तो गुप्त काल के संस्थापक कौन थे बच्चों, श्री गुप्त थे। इसमें जो बच्चों इसके दौरान बच्चों सती प्रथा का मतलब समझ रहे हैं, यानी जो है बच्चों पुरुषों के साथ जो बच्चों स्त्रियों को भी जो है जिंदा दफनाया दिया जाता था या जला दिया जाता था, इसी को बच्चों सती कहा जाता है। सती अगर देखिए हम लोग गुप्त काल के दौरान बच्चों सती प्रथा की प्रथा के बारे में जो है कुछ जानकारी मिलती है कई जगहों से। सती प्रथा का मतलब था कि एक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद जो बच्चों उसकी चिता से जो है आत्मदाह कर दी जाती थी उसका, ठीक है। अगर उसका पति मर जाते तो बच्चों पति के साथ साथ जो है पत्नी को भी जो है जिंदा यानी दफना भी दिया जाता था या उसको जो है जला दिया जाता था। इसका कई जगह से जो इसका साक्ष्य मिला है, तो ये सब चीजें आप लोग को बच्चों नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, गुप्त काल में सती प्रथा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये अब हम लोग देखेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गुप्त काल में सती प्रथा के कुछ उदाहरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गुप्त काल में बच्चों कई जगहों से जो बच्चों यानी जो सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले उसका उदाहरण की अगर बात करें तो बच्चों एरन शिलालेख से जो 510 ईस्वी में जो है एरन शिलालेख मिला था, इस शिलालेख में जो है गोपराज नामक जो है सेनापति की पत्नी की सती होने का जो उल्लेख मिलता है। किसमें, यानी इस शिलालेख जो एरन शिलालेख से जो हम लोग इसका यानी गोपराज नामक सेनापति जो थे उसकी पत्नी की बच्चों सती का जो है साक्ष्य मिलता है। वह अपने पति की मृत्यु के बाद जो बच्चों सती हो जा गई थी, ठीक है, एरन जो है अभिलेख से यानी एरन शिलालेख से बच्चों। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर बच्चों तो हर्ष की माता यशोमती यानी हर्ष की माता की जो है यानी बच्चों सती का जो है साक्ष्य मिला है। जब 604 ईस्वी पूर्व में हर्ष की माता यशोमती अपने जो है पति की संभावित मृत्यु के कारण बच्चों सती हो जाने का जो है निर्णय लिया था बच्चों, यानी अपना पति के मरने के बाद जो है वो यानी सती होने का बच्चों निर्णय लिया था हर्ष की माता यशोमती। ये दूसरा पॉइंट था मैंने। अब देखेंगे गुप्त काल के पहले भी जो है सती प्रथा उल्लेख मिलता है, यानी गुप्त काल से पहले भी जो है सती प्रथा के जो है बच्चों साक्ष्य मिला है। इसके बारे में अगर बात की जाए बच्चों तो महाभारत से हम लोग को जानकारी मिलता है। किससे मिलता है बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। महाभारत जिसका लेखक कौन है बच्चों, वेद व्यास है ना। महाभारत में सती प्रथा का वर्णन बच्चों पांडव की मृत्यु के बाद उसकी बच्चों जो है पत्नी माद्री सती हो गई थी, है ना। कृष्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी बच्चों। तो ये महाभारत में भी जो बच्चों यानी सती प्रथा का भी जो है साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, हालांकि सती प्रथा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है ये प्राचीन जितने सारे प्राचीन ग्रंथ हो उनमें जो है देखने को मिलता है। और ये कुछ बच्चों क्या आते हैं, ये कुछ स्थानों जो है पर हुई, लेकिन ये आम प्रथा नहीं था बच्चों। ये ज्यादातर अपवाद स्वरूप घटनाएं थी बच्चों। ये नहीं था, आम नहीं था कि सब जगह जो बच्चों ये सती प्रथा को अपनाया जाता था। ये कुछ कुछ जगहों पर जो हुआ करता था, ठीक है। ये सती प्रथा जो है आम नहीं था, ठीक है। चलिए सिर्फ जो कुछ कहीं की जगहों से बच्चों इसका जो है क्या साक्ष्य मिले। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धि का वर्णन करें। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को बच्चों क्या यानी विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। चलिए तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसी के दरबार में बच्चों नवरत्न भी रहते थे, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसको विक्रमादित्य की जो है निम्नलिखित क्या थे बच्चों, इसके जो बच्चों क्या थे यानी उपलब्धि क्या था। अगर साम्राज्य का विस्तार, इसका पहला हम लोग जो बच्चों उपलब्धि की अगर बात की जाए बच्चों तो साम्राज्य का विस्तार को लेकर के बात करेंगे। देखिए इसमें क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपने शासन काल में गुप्त साम्राज्य का
को बहुत मजबूत किया था बच्चों, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है अपने शासनकाल में जो बच्चों अपने साम्राज्य को जो बहुत मजबूत किया था, उसने मालवा जैसे गुजरात कठियावाड़ से को जो है अपने जो है साम्राज्य में शामिल कर लिया था। गुजरात, मालवा ये सभी जो है जगहों को बच्चों अपना राज्य में जो है शामिल कर लिया था, इतना विस्तार तक वो फैला दी थी। उसका शक्तिशाली वैवाहिक संबंध, यानी अब देखेंगे बच्चों क्या शक्तिशाली वैवाहिक संबंध। दूसरा पॉइंट, यानी जो बच्चों क्या थे, उसने जो है अपने बेटी को जो है प्रभावती गुप्त का विवाह मध्य दक्कन के वाकाटाक वंश के शासन यानी रुद्रसेन द्वितीय के साथ बच्चों किया था। इस विवाह से जो बच्चों उसे अपनी सेना को जो है शकों के खिलाफ एकजुट करने का जो है मौका मिला। ठीक है, वो जो बच्चों अपना बेटी का जो विवाह जो किससे किया था बच्चों, वाकाटक यानी वाकाटक या वंश के जो शासक थे बच्चों रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ बच्चों अपना पुत्री का जो बच्चों क्या विवाह किया उससे, और उसको जो है क्या मिला, सैन्य मिला था बच्चों, सैन्य शासक वहां की जो है एकजुट करने का और मौका मिला था। उसके बाद बात करें अगर बच्चों तो हम लोग क्या देखें, कला और साहित्य का विकास बच्चों, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कला और साहित्य की विकास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान में बहुत बच्चों उन्नति हुई थी, है ना। इसके शासनकाल में बच्चों कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तेजी से जो है उन्नति हुई थी। इस काल के देखकर इतिहासकारों ने जो बच्चों इसे स्वर्ण काल भी कहा गया था, है ना। आप लोगों को पता होगा, यानी जो गुप्त काल को ही जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो वो गुप्त काल को ही कहते हैं। उन उपलब्धि के कारण बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के सबसे शानदार और समृद्ध कालों में से एक माना जाता है बच्चों। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, किसका है बच्चों, गुप्तकालीन की। तो ये भी चीजें आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गुप्तकालीन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कई महत्वपूर्ण बच्चों उन्नति हुई थी। अगर मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए बच्चों, है ना, ये गुप्त काल में ही जो है मैथमेटिक्स की जो है विकास हुआ था, जिसमें आर्यभट्ट ने जो बच्चों गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का काम बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी बच्चों किताब जैसे कि आर्यभट्टियम, है ना, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के बारे में जो बच्चों जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये जो बच्चों आर्यभट्ट के द्वारा बच्चों गणित के क्षेत्र में जैसे बीज गणित हो गया, है ना, अंक गणित हो गया, रेखांकित, ये सभी चीजें जो है बच्चों इससे जो है जानकारी मिलती है। तो यहाँ से जो बच्चों क्या आता है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में जो है बच्चों विकास देखने को मिलता है गुप्तकालीन से ही। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर शून्य का आविष्कार बच्चों भी जो है इसमें क्या था, आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने जो बच्चों शून्य का आविष्कार भी जो किया था बच्चों। तो ये चीजें भी आप लोग जो है नोट कर सकते हैं कि शून्य का आविष्कार भी जो बच्चों यानी गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, उसका पाई का मान बच्चों हम लोग जानते हैं, पाई का मान 22/7 या 3.4 होता है बताया गया है। तो ये जो बीज गणितीय एक महत्वपूर्ण बच्चों खोज था बच्चों, है ना। तो ये सब जो है बच्चों किसमें यानी गुप्त काल में ही देखने को मिला। ज्योतिषी बच्चों, ज्योतिषी यानी पता होगा आपको वरामिहिर, जिसमें वरामिहिर की किताब यानी पंच सिद्धांतिक पृथ्वी के गोल आकार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी मिलती है बच्चों। तो हम लोग को गुप्त काल में ही जो है जानकारी प्राप्त हुआ था कि यानी पृथ्वी ग्रहण जो है क्या है, या सूर्य ग्रहण बच्चों कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण, ये सभी चीज की जानकारी बच्चों हम लोग को जो है ज्योतिषी के माध्यम से बच्चों हम लोग को जो है किसमें गुप्त काल में ही मिला था। ठीक है, उसके बाद आयु विज्ञान यानी आयु विज्ञान की अगर बात किया जाए बच्चों, चरक और तो मतलब क्या होगा, यानी सुश्रित यानी आयुर्विज्ञान में जो है चरक और सुश्रित प्रमुख व्यक्ति थे, जो उन्होंने जो बच्चों चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के महत्वपूर्ण ज्ञान को जो बच्चों विकास किया था। ठीक है, तो चिकित्सक को जो है यहीं से बच्चों क्या हुआ था, इसका जो है ज्ञान मिला था बच्चों किसमें, यानी गुप्त काल में। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन यानी रसायन और धातु विज्ञान के क्षेत्रों में नागार्जुन प्रमुख ज्ञाता थे, है ना, जो यहाँ से बच्चों क्या था, यानी रसायन और धातु के बारे में भी जो हम लोग को जानकारी मिला था नागार्जुन के माध्यम से। गुप्त काल में इन क्षेत्रों में जो हुए सुधारों और खोजों में ने जो है भारतीय विज्ञान और बच्चों टेक्नोलॉजी को जो बच्चों क्या था, यानी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को बच्चों इन सब चीजों को लेकर के गुप्त काल में जो बच्चों क्या यानी बहुत आसमान तक पहुंचा दिया था बच्चों। और इसलिए जो हम मुझे लगता है कि इसको स्वर्ण काल ऐसे ही नहीं कहे जाते थे, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी का विकास जो बच्चों बहुत तेजी से हुई थी। ठीक है, चलिए आप देखेंगे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, एकदम चीजों को आपको समझते चलना है ना। एकदम क्या है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए कलिंग जो युद्ध बच्चों अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो अशोक पर कई जो है महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ा था, जिसमें कलिंग युद्ध ने अशोक जीवन के शासन पर कई महत्वपूर्ण जो है बच्चों क्या प्रभाव पड़ा था। उसमें से साम्राज्य का विस्तार की नीति परित्याग, यानी अशोक ने बच्चों क्या किया था, कलिंग युद्ध के भयानक से जो है मतलब क्या थे, यानी भयानकता से जो बच्चों यानी प्रभावित होकर जो अशोक ने आगे युद्ध करने और साम्राज्य का विस्तार करने की जो है नीति छोड़ दी। यानी वो अपना जो साम्राज्य को बढ़ा रहा था धीरे धीरे उसको जो बढ़ाना छोड़ दिया था, है ना। और जितने सारे बच्चों अस्त्र शस्त्र थे उन सबको जो है वो फेंक दिया था। अहिंसा और सद्गुणों को जो अपनाया था, यानी जो हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा यानी सत्य, प्रेम, दान और क्या हो जाएगा परोपकार और जैसे मूल्य को अपनाया, उसे इसे इन गुणों को जो है अपने
शासन में जो बच्चों प्राथमिकता दी थी बच्चों, किसने, यानी बच्चों अहिंसा और सुदृढ़ का जो अपनाया था, कौन, अशोक के द्वारा, है ना। उसके बाद क्या था बच्चों, अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म को जो अपनाना, यानी अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और इसे जो बच्चों अपने जीवन और शासन का आधार बनाया बच्चों, किसने, बौद्ध धर्म को बच्चों, किसने, यानी गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म का प्रचार, उसने जो बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल बच्चों भारत के बल्कि विदेश में भी जो है किया, इस धर्म का व्यापक प्रसार बच्चों हुआ था, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म थे। बौद्ध धर्म का प्रचार बच्चों सिर्फ वो अपना कंट्री में ही नहीं, अदर कंट्री में भी जो है वो लोगों को भेजा था प्रसार के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था, कौन, अशोक के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो देखिए कलिंग युद्ध ने अशोक को युद्ध के नुकसान का असहाय कराया और इसके जो है परिणाम स्वरूप उसने जो अपने शासन में जो है शांति और मानवता का महत्व दिया बच्चों, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और कौरव और पांडव के मध्य युद्ध का क्या कारण थे बच्चों, यानी महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान पे कौरव और पांडव के बीच, इसका युद्ध होने का कई कारण थे बच्चों, जिसमें धृतराष्ट्र की ईर्ष्या बच्चों, है ना, धृतराष्ट्र से ईर्ष्या, यानी कहे जाए तो बच्चों धृतराष्ट्र की ईर्ष्या मतलब क्या, यानी एक धृतराष्ट्र क्या था बच्चों, अंधा था, इसलिए पांडु को जो बच्चों राजा बनाया गया था, यानी क्या बनाया था, इसलिए पांडु को राजा बनाया था। और धृतराष्ट्र को यह बात गवारा नहीं था और इससे चलते उनमें से जो है उनमें पांडवों के प्रति बच्चों ईर्ष्या बढ़ गई थी बच्चों, यानी जो है मतलब यानी ये कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध का कारण था, पहला क्या था, धृतराष्ट्र की जो बच्चों ईर्ष्या, यानी धृतराष्ट्र क्या थे बच्चों, अंधे थे और धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए जो पांडव को जो है क्या बनाया, राजा बनाया गया था। और धृतराष्ट्र जो बच्चों ईर्ष्या करने लगे, है ना, इससे जलने लगे, ठीक है। इसका पहला आपको धृतराष्ट्र की ईर्ष्या। दूसरा क्या था बच्चों, इसका कारण अगर बात किया जाए दुर्योधन की महत्वाकांक्षी, यानी पांडव की मौत के बाद बच्चों धृतराष्ट्र ने खुद राजा बनने के बाद अपने बेटे दुर्योधन की जो है युवराज बनाने की बच्चों इच्छा भी जो है की थी बच्चों। तो ये दुर्योधन की महत्वाकांक्षी यानी दूसरा पॉइंट था। उसका तीसरा पांडवों की लोकप्रिय, यानी पांडव जो है पांडवों की लोकप्रिय की अगर बात की जाए बच्चों तो पांडव को हस्तिनापुर के लोग जो बच्चों ज्यादा पसंद करते थे, है ना, क्योंकि वे जो है योग्य और नेक थे, जबकि कौरव में ईर्ष्या भर गई थी बच्चों। तो ये जो बच्चों पांडव जो थे, पांडव बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे, लोग उसको पसंद करते थे, है ना। उस साम्राज्य में बच्चों हस्तिनापुर के लोग ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो क्या थे, योग्य थे, राजा बनने का योग्य था उसके अंतर्गत, और वो नेक थे, है ना। उसके बाद षड्यंत्र और षड्यंत्र की अगर बात की जाए तो कौरवों ने जो बच्चों पांडवों को परेशान करना, नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चों कई जो है षड्यंत्र रचा था, है ना, कई जो बच्चों क्या यानी जाल बिछाया था, है ना, जो किसको यानी पांडवों को जो परेशान करने के लिए। राज्य के बंटवारे का इनकार, बच्चों कौरवों ने जो है पांडवों को जो है राज्य में हिस्सा देने से बच्चों क्या कर दिया था, मना कर दिया था, जिससे तनाव जो है बढ़ गया था। इन सभी के कारण दोनों पक्षों के बीच जो बच्चों महाभारत का युद्ध होने लगा, जो कि मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र के मैदान पे 18 दिनों तक बच्चों चला था। ये भी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसलिए कहा गया है, सॉरी मतलब यहाँ आप बात करेंगे हम लोग, देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, समझाइए, है ना, ये क्वेश्चन है। वो चीजें तो मैंने आप लोग को जो बताया बच्चों, क्या यानी कौरव और पांडव के बीच क्यों युद्ध हुआ था, इसके बारे में तो आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग चीजों को बच्चों समझेंगे, क्या महाभारत जो बच्चों एक गतिशील ग्रंथ है, समझाइए। तो देखिए कुछ पॉइंट इसका यहाँ आ गया, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा। महाभारत को गतिशील ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चों स्थिर पाठ नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा। ये बच्चों हम लोग जानते हैं कि महाभारत सिर्फ जो बच्चों संस्कृत भाषा में ही बच्चों इसको लिखा नहीं गया है ना, इसको जो है क्या यानी समय के अनुसार इसको बदलता गया, इसको कई भाषाओं में बच्चों फिर ट्रांसलेट होने लगा, इसलिए इसको क्या कहने लगे बच्चों, यानी गतिशील ग्रंथ कहने लगे थे, किसको बच्चों, महाभारत को। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ की तो भिन्न भिन्न पाठ की भाषाएं, यानी महाभारत एक सांस्कृतिक मूल पाठ होते हुए भी जो बच्चों कई अलग अलग बच्चों संस्करण और भाषाओं का अनुवाद किया गया, यानी ट्रांसलेट बच्चों किया गया, है ना, जो कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। यह दिखता है कि महाभारत के विचार और कहानियां अलग अलग समय में जो है मतलब स्थान पर बदलती रहती है, ठीक है। तो ये चीजें इसका पहला पार्ट था बच्चों, पहला पॉइंट था जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसका स्थानीय कहानियां बच्चों, यानी जो विभिन्न स्थानों पर महाभारत की कुछ खास कहानियां, ये घटनाएं जो जुड़ गई और उन क्षेत्रों से जो लोग के बीच जो है प्रसारित की गई थी, ठीक है। तो ये स्थानीय कहानियां भी था। उसके बाद पूर्ण व्याख्याएं, यानी महाभारत की मुख्य कथा और कई बार जो पूर्ण व्याख्या की गई, जिससे यह भी विभिन्न समय और संदर्भों में नया जो है रूप लेते थे बच्चों, ठीक है। ये भी चीजें इसका था। उसके बाद नोट कर लीजिएगा कला और नाटक बच्चों, है ना, जो एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। महाभारत में कला और नाटक के क्षेत्र महाभारत की कहानियां और मात्र मूर्ति कला, चित्रकला, नाटक, नृत्य कलाओं की जो है क्या बच्चों भी जो है चित्रित की गई थी। इससे विभिन्न बच्चों कलाओं के जो लिए विषय वस्तु प्रदान की गई थी। तो ये चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो समय के साथ जो है विकसित होता रहा और विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में जो अपने आप को जो है नए रूप में जो है
प्रस्तुत करता रहा बच्चों, हमेशा कुछ ना कुछ जो बच्चों इसका अपडेट होते रहते थे, इसलिए इसको बच्चों क्या यानी गतिशील ग्रंथ माना गया है। ठीक है, यानी किसको बच्चों, महाभारत को। तो ये सब चीजें बच्चों आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत आपको आसान भाषा में समझा दिया। ठीक है, तो महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहे जाते हैं, ये चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये था आप लोग का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था आप लोग का, यानी क्वेश्चन बैंक का ये दूसरा सीरीज था बच्चों, सेट ये दूसरा सेट लेकर के आए थे। इससे पहले पहला सेट कवर कर लिए, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए, वहां जाकर के प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों देखिए आप लोग के लिए जो है टॉपर्स नोट्स तैयार किए हैं, जो आप लोग का डिमांड था, टॉपर्स नोट्स जो बच्चों अभी कितने प्राइस में मिल रहा है। तो बच्चों देखिए जो 499 था उसको भी घटा करके मात्र अभी बच्चों कितना 299, पहले तो 999 था, यानी 999 था पहले, इसको जो भी बच्चों हम लोग क्या कर दिए थे, आप लोग के लिए घटा दिए थे, फिर 499 लेकर के आए थे, लेकिन उसमें से भी घटा करके अभी मात्र 299 रुपया में दे रहे थे। जिसकी भी तैयारी नहीं हो पाई, आप टॉपर्स नोट्स की मदद से बच्चों टॉपर बन सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। और आपसे आपको जो है ये सभी जितने सारे पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ भी बच्चों आपको वहां मिल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं तक इन करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं अगर नोट्स लेने के लिए, तो आप इस नंबर पे जो है संपर्क करें 9162055090। तो बच्चों चलिए क्लास को यहीं तक, आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।